ओके सो आज हम बात करेंगे अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट पे। अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट क्या है, उसको फॉलो करना क्यों जरूरी है। पहले तो एक बात समझ लेते हैं, अनलाइक अदर कॉन्सेप्ट्स अक्रूवल कॉन्सेप्ट एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है। अंडरलाइन कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? अंडरलाइन कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि इसको फॉलो किए बगैर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो आपकी बनती है वो अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट की बेसिस पे ही बनती है। ओके, तो अब पहले तो बात कर लेते हैं हम कि अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट है क्या, और देन फिर बात करेंगे अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करना जरूरी क्यों है, और फिर हम तीसरी बात ये करेंगे अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में हमें हेल्प करता है। सो अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड। अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड किया जाएगा जब आप उसको यूटिलाइज कर लेते हो, और इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज अर्न। इनकम आप उस वक्त रिकॉर्ड करोगे जब आप उसको अर्न कर लोगे। तो अब कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंस कब यूटिलाइज हो रहा है, ये एक्सपेंस आपने कैसे रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे दोबारा एक बात लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड व्हेन दे आर यूटिलाइज्ड। इसका मतलब एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड करना है जब आपको यूटिलाइज कर लेते हैं, इन रिस्पेक्टिव ऑफ डिसबर्समेंट पेमेंट। डिसबर्समेंट ऑफ पेमेंट, आपने पेमेंट की है कि नहीं की, इससे कोई गर्ज नहीं है। इनकम इज रिकॉर्ड व्हेन इट इज अर्न इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। आपने अगर पेमेंट रिसीव की है कि नहीं की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब इनकम रिकॉर्ड करेंगे किस वक्त, जब उसको अर्न कर लेंगे, और एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे, जब आप उसको यूटिलाइज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं 12,000 रुपये एट दी स्टार्ट ऑफ ईयर, 1 जनवरी को। अब आपको पता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया जाता है वो एडवांस में पे किया जाता है। तो जब पेमेंट करेंगे तो क्या रिकॉर्ड करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। आपने प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों रिकॉर्ड किया? क्योंकि आपने अभी तक एक्सपेंस को यूटिलाइज ही नहीं किया। एक्सपेंस कब यूटिलाइज करेंगे? जब आप उसकी सर्विस ले लेंगे, उसको अवेल कर लेंगे। अब जैसे जैसे आप हर मंथली बेसिस पे उस प्रीमियम को यूटिलाइज करते जाएंगे, आप मंथली बेसिस पे उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते जाएंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। 1,000 रुपए से, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 12,000 का इंश्योरेंस पे किया है फॉर 12 मंथ्स, तो 1,000 रुपये बनता है। तो इस तरह से आप हर महीने एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते जाएंगे। क्यों हर महीने एक्सपेंस को ग्रेजुअली रिकॉर्ड करना है? क्योंकि आप उसको यूटिलाइज करते जा रहे हैं। अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट यही कहता है कि एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर यूटिलाइज। तो इसका मतलब जो आप 12 महीने पूरे गुजार देंगे, तो पूरे 12 महीने गुजरने के बाद 31 दिसंबर पे आपका जो प्रीपेड होगा वो जीरो हो जाएगा। पूरा आपका कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा अमाउंट? इनकम स्टेटमेंट के अंदर एज एन एक्सपेंस। तो एक एग्जांपल मैंने दी थी आपको, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है। इस तरह से इनकम है, इनकम इज अर्न व्हेन, इनकम इज रिकॉर्ड व्हेन इट इज अर्न। अब कैसे पता चलेगा इनकम आपने अर्न कर ली? उसका प्रॉपर फिर एक क्राइटेरिया है, लेकिन मैं आसान करता हूँ आपके लिए। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप कोई सामान बना के बेचते हैं, तो आपके पास एक ऑर्डर रिसीव होता है। ऑर्डर रिसीव होता है कि भाई किस स्पेसिफिकेशन का ये प्रोडक्ट मुझे आप तैयार करके देना है 10 दिन के अंदर। आपने कहा इस प्रोडक्ट की प्राइस है 50,000 रुपये, और उसने आपको एडवांस में 20,000 रुपीज पे कर दिए। तो अभी तक तो आपने उसको प्रोडक्ट डिलीवर ही नहीं किया। तो 20,000 रुपये जो आपने रिसीव किए हैं वो आपकी एडवांस इनकम रिकॉर्ड होगी, ना कि इनकम। उसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड करेंगे आप? बैंक डेबिट और एडवांस इनकम क्रेडिट। ये जो एडवांस इनकम क्रेडिट हो रही है, ये आपकी इनकम नहीं, ये आपकी लायबिलिटी है। either you have to pay back the money or you have to provide the goods, जो कि आपने उसे प्रॉमिस की बना के देने के। तो आपने क्या किया? जब तक आपने सर्विस पूरी नहीं दे दी, प्रोडक्ट बना के नहीं भेजी, आपने उस तक इनकम भी रिकॉर्ड नहीं की उसकी, आपने उसको एज अ लायबिलिटी अपने पास ट्रीट किया हुआ है। बैंक डेबिट और अनअर्न इनकम क्रेडिट कर दिया, या एडवांस इनकम क्रेडिट कर दिया, डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर दिया। तीनों नेचर उसकी लायबिलिटी की। अब 10 दिन बाद जब आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल तैयार हो जाती है, तो आप उस प्रोडक्ट को आगे सेल कर देंगे, उस अपने सब जो भी कस्टमर है उसको प्रोवाइड कर देंगे। जब उस कस्टमर को डिलीवर करेंगे तो कस्टमर आपको 30,000 रुपये और पे कर देगा। अब आपकी अकाउंटिंग एंट्री क्या बनेगी? बैंक डेबिट होगा 30,000 से, जो एडवांस इनकम आपने रिकॉर्ड की हुई थी क्रेडिट साइड पे वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है। आपने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपने प्रोडक्ट बेच दिया, और टोटल अपनी आप सेल्स या टोटल अपना सेल्स रेवेन्यू 50,000 से बुक कर देंगे। तो हमने किस वक्त इनकम रिकॉर्ड की? जब आपने किसी चीज को अर्न कर लिया। आपने अर्न कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या फिर जब आपने अपने जो प्रोडक्ट था उसको आपने सेल कर दिया, गुड्स को आपने डिलीवर कर दिया। तो ये मैंने आपको बात बताई है अभी तक कि एक्सपेंसेस कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं जब वो यूटिलाइज हो जाते हैं। पेमेंट कब की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनकम कब रिकॉर्ड होती है? जब वो अर्न कर लेते हैं, जब उसको हम कमा लेते हैं। पैसा कब रिसीव हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा क्यों हमने रखा है
अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों कहता है कि आप पेमेंट की बेसिस पे इनकम या एक्सपेंस को रिकॉर्ड ना करो, बल्कि अकरेंस की बेसिस पे रिकॉर्ड करो। अकरेंस का मतलब क्या है? जब पेमेंट अकर हो जाए, जब ट्रांजेक्शन अकर हो जाए। एक्सपेंस के केस में ट्रांजेक्शन उस वक्त अकर हो रही है जब वो यूटिलाइज हो रही है, और इनकम के केस में ट्रांजेक्शन उस वक्त अकर हो रही है जब वो अर्न हो रही है। तो अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट कहता है ट्रांजेक्शन को अकरेंस की बेस पे रिकॉर्ड करो। अब ऐसे ही क्यों कह रहे हैं? दो सिनेरियोस बनाते हैं। याद रखिएगा, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टॉर्ट हो जाएगी, आपकी रिपोर्टिंग डिस्टॉर्ट हो जाएगी। ये बात अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब इसको प्रूव करते हैं कैसे। सिनेरियो वन, यहाँ पे मैं अक्रूवल्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो मैंने चार ट्रांजेक्शन लिखी हैं। पहली ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 15,000 रुपीज। इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी? ये इसकी एंट्री, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट। 15 जनवरी को मैंने सामान भेजा ये वाला 20,000 रुपए में, तो इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी? अकाउंट्स पेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। 25 जनवरी को मुझे पैसा रिसीव हो गया अगेंस्ट द क्रेडिट सेल, तो एंट्री रिकॉर्ड कर दूंगा बैंक डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, 20,000 रुपीज। और 6 फरवरी को नेक्स्ट पीरियड में या नेक्स्ट मंथ में जाके मैंने इनवॉइस पे कर दी, परचेज इनवॉइस जो 15,000 रुपए की थी, मैंने एंट्री रिकॉर्ड कर दी, अकाउंट्स पेबल डेबिट बैंक क्रेडिट। देखिए अभी मैं अक्रूवल्स फॉलो कर रहा हूँ तो मैंने सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जैसे जैसे वो होती जा रही थी। अब इन ट्रांजेक्शन्स की बेस पे, इस एंट्रीज की बेसिस पे मैं इनकम स्टेटमेंट बनाता हूँ। तो जब जनवरी की इनकम स्टेटमेंट बनेगी तो मैं कहूंगा मैंने सामान कितने का बेचा? मैंने सामान बेचा 20,000 रुपए का। ये 20,000 की सेल आ गई। मेरी कॉस्ट कितनी लगी इस 20,000 रुपीज की सेल को जनरेट करने की? 15,000 की, क्योंकि 15,000 की मैंने परचेजिंग की थी। ये मेरी कॉस्ट लेस होकर प्रॉफिट आ गया। सिंपल वो मैंने काम किया जो अभी तक आपने पढ़ा है। हमने अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। अब अगर मैं यही ट्रांजेक्शन्स को देखूं और मैं अक्रूवल्स फॉलो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आ जाते हैं। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। याद रखिएगा, जब मैं अक्रूवल्स फॉलो नहीं कर रहा तो मैं क्या फॉलो कर रहा होता हूँ? यहाँ पे रुक के जरा एक बात समझ लेते हैं। आपके पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है। नंबर वन अक्रूवल्स बेसिस, जो कि भी आपने देखी। दूसरी होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या चीज है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती है कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है पेमेंट या रिसीट की बेस पे, अनलाइक द अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। Whereas accruals concept states that the transaction should be recorded on the basis of occurrence, not on the basis of payment or receipt. कैश बेसिस कह रहे हैं ट्रांजेक्शन आप पेमेंट या रिसीट की बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। तो जब मैं accruals फॉलो नहीं कर रहा तो मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूँ। अब जब मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूँ तो कैसे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को और मेरी रिपोर्टिंग को डिस्टॉर्ट करती है, देखें। 5 जनवरी को मैंने सामान परचेज किया क्रेडिट पे। तो जब मैं सामान क्रेडिट पे परचेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो ही नहीं रहा। तो एज पर दी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगी। तो 5 जनवरी को मैंने लिख दिया नो अकाउंटिंग एंट्री। 15 जनवरी को मैंने सामान बेचा 20,000 रुपए का। अगेन ये क्रेडिट पे सामान मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं ट्रांजेक्शन कोई रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि मैं कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहा हूँ। 25 जनवरी को लिखा है पेमेंट रिसीट अगेन ट्रेड से। अब जब मैंने पैसा रिसीव कर लिया तो कैश बेसिस कहता है ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दो, क्योंकि पैसा रिसीव हो गया तो मैंने यहाँ पे बैंक डेबिट किया 20,000 से और सेल क्रेडिट कर दी। और फिर 6 जनवरी को मैंने पेमेंट इनवॉइस जो थी, जो परचेज इनवॉइस थी, उसकी पेमेंट कर दी है। तो 6 जनवरी को मैंने अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड कर ली, परचेज डेबिट बैंक क्रेडिट। तो क्योंकि मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा था तो कैश बेसिस की बेस पे मैंने ये एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। अब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो अगर मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊं जनवरी की, तो जनवरी में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुई है, मेरी 20,000 रुपए की सेल ये आ गई। कोई फर्दर मैंने कॉस्ट रिकॉर्ड की नहीं। जनवरी के महीने में कॉस्ट जीरो आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट 20,000 रुपए का आ गया। जब मैं फेब के महीने में जाऊंगा तो फेब के महीने मैंने एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जहाँ पे परचेज डेबिट की है 15,000 रुपए से। तो ये परचेजेस मैं यहाँ पे कॉस्ट के कॉलम में यहाँ पे लिख दूंगा, कॉस्ट की राउंड में 15,000 रुपए, और यहाँ पे सेल कोई नहीं आ रही मेरे पास। तो आप देखिए मसला क्या हुआ। जनवरी के महीने में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट नजर आ रहा है और फेब के महीने में एक बहुत बड़ा लॉस नजर आ रहा है। मैंने क्या कहा था, जब आप अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करते तो आपकी रिपोर्टिंग और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो कैश बेसिस की बेस पे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहा था। देख ले कैश बेसिस पे हम गए तो क्या हुआ। जैन के महीने में सिर्फ सेल नजर आ रही है क्योंकि वहां पे सेल का पैसा रिसीव हो गया था उधार पे जो हमने सेल की थी। और फेब के महीने में सिर्फ कॉस्ट नजर आ रही है क्योंकि आपने जो सामान परचेज किया था जनवरी में उसकी पेमेंट फेब में हुई आगे। तो यहाँ पे आपके फाइनेंशियल टोटली तौर पे डिस्टॉर्ट हो गए। दोनों महीने की प्रॉफिटेबिलिटी और दोनों महीने की जो रिपोर्टिंग थी वो अजीब सी हो गई, गलत हो गई। इसकी बेस पे आपकी डिसीजन मेकिंग भी गलत हो सकती है।
ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करना जरूरी है। और जो मैंने बात कही थी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं बन सकते, क्योंकि ये एक अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है, तो वो मैंने प्रूव कर दिया कि अगर मैं अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करूंगा तो देख लें इनकम स्टेटमेंट आपकी टोटली डिस्टॉर्ट हो जाएगी। तो याद रखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो एक कंपोनेंट है दैट इज इनकम स्टेटमेंट, वो अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। उसके बगैर इनकम स्टेटमेंट नहीं बन सकती, इसलिए हम इसको अंडरलाइन कॉन्सेप्ट कहते हैं। यहाँ तक बात हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ कैसे अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाता है। हम बात करते हैं एक फिक्स एसेट की जो मैंने परचेज किया 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का मैंने फिक्स्ड एक एक फिक्स एसेट मैंने परचेज कर लिया, जिसके लाइफ 5 ईयर्स की है। अगर मैं अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं कर रहा होता और कैश बेसिस फॉलो कर रहा होता, तो मैं ईयर 0 पे ही, जैसे ही मैंने अभी अपना एसेट परचेज किया, मैं उसी वक्त ही पूरा का पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देता। इसका मतलब ईयर 0 पे ही ये पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाता 1 लाख रुपए का। इन केस इन केस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और बाकी 5 साल जब मैं एसेट यूज करता तो मेरे पास कोई एक्सपेंस नजर ही नहीं आता। तो अजीब सी बात हो जाती, 5 साल अगर कोई एक्सपेंस नजर नहीं आ रहा होता और सारा का सारा एक्सपेंस पहले साल नजर आ जाता, देखने में ऐसा लगता है कि पहले साल में पता नहीं हमने क्या कर दिया, जितना बड़ा लॉस आ गया बिजनेस। कहानी गलत हो जाती, रिपोर्टिंग ही गलत हो जाती। अब जब मैं फॉलो कर रहा हूँ अक्रूवल्स बेसिस अकाउंटिंग, तो हम लिख देते हैं इन केस ऑफ अक्रूवल्स बेसिस। अब क्या होगा, अब कहानी बहुत आसान हो जाएगी। अब कहानी ये हो जाएगी हमारी कि एक एसेट जो मैंने 1 लाख का परचेज किया, उसको मैं लाइफ पे स्प्रेड कर दूंगा। मैं कहूंगा जब मैं 5 साल तक एसेट को यूज कर रहा हूँ, इन अदर वर्ड जब मैं 5 साल तक एसेट से उसके रेवेन्यूज अर्न कर रहा हूँ, एसेट को यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो उसका एक्सपेंस भी 5 साल पे ही रिकॉर्ड होना चाहिए। तो मैं एसेट को 5 ईयर्स पे स्प्रेड कर दूंगा, तो हर साल 20-20 हजार रुपए का एक्सपेंस मेरे पास आ जाएगा। और ये जो हमारी लॉजिक है, ये जो हमारी अप्रोच है, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है और लॉजिकल भी है। जब मैं 5 साल तक एसेट को यूटिलाइज कर रहा हूँ, 5 साल तक रेवेन्यूज अर्न कर रहा हूँ, तो 5 साल तक एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करूँ, ताकि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज मैच किए जा सके, ताकि प्रॉफिटेबिलिटी से रिपोर्ट की जा सके। तो अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मैंने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दिया हर साल। डेप्रिसिएशन, अगर आप पहले पहले मेरा लेक्चर सुन चुके हैं तो आपने इसमें सुना होगा कि डेप्रिसिएशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको बताया यहाँ पे कि डेप्रिसिएशन क्या है, अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन है। जब आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो, तो अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट खुद ब खुद अप्लाई हो जाता है, और देख लें इसकी वजह से आपकी रिपोर्टिंग सही हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी सही हो जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। इसको फॉलो करना क्यों जरूरी है, डेप्रिसिएशन कैसे इसकी एप्लीकेशन है, फिर मैं एक बार बता देता हूँ। अगर आप एसेट को पहले साल में ही पूरा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे, तो अगले 5 साल तक जो उसके रेवेन्यूज आने वाले हैं आप उससे मैच ही नहीं कर पाएंगे, पहले साल में बहुत बड़ा लॉस नजर आ जाएगा। तो लॉजिक तो ये कहती है कि जब आने वाले सालों में आपने इसको यूटिलाइज करना है, तो जैसे जैसे यूटिलाइज करेंगे वैसे वैसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि मैं उसको ओवर दी 5 ईयर्स यूटिलाइज करूंगा, तो ओवर दी 5 ईयर्स ही उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया। तो दिस इज हाउ अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड अदर चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट अक्रूवल्स कॉन्सेप्ट। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।